नमस्कार। आज हम जीव विज्ञान के एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय पर बात करने वाले हैं। कक्षा 10 का नियंत्रण और समन्वय। हाँ, बिल्कुल। कभी सोचा है जैसे गर्म चीज को छूते ही हाथ एकदम से बिल्कुल बिजली की तरह कैसे हट जाता है? ये सब इसी नियंत्रण और समन्वय का ही खेल है। हाँ, बिल्कुल। असल में ये समझने की कोशिश है कि कोई भी जीवित प्राणी, हम हों या पौधे, अपने आसपास के माहौल में जो बदलाव हो रहे हैं या अपने शरीर के अंदर जो हो रहा है, उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। सही कहा। मतलब लगता तो सब अपने आप है, पर इसके पीछे पूरा एक सिस्टम काम करता है। जी, और मुख्य रूप से दो सिस्टम हैं। एक तो है बहुत तेज काम करने वाला हमारा नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। हाँ। और दूसरा थोड़ा धीमा पर बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन्स वाला एंडोक्राइन सिस्टम। तो आज का हमारा मकसद यही है कि इन जटिल चीजों को हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर थोड़ा सरल भाषा में समझें। बिल्कुल, कोशिश यही रहेगी। तो फिर चलिए नर्वस सिस्टम से ही शुरू करते हैं। शरीर का फास्ट कंट्रोल सिस्टम जैसा आपने कहा, इसके मुख्य हिस्से क्या हैं? देखिए, मोटे तौर पर अगर देखें तो 3 हिस्से हैं। पहला तो रिसेप्टर्स, मतलब हमारे संवेदी अंग, त्वचा, आंखें, कान, ये सब। अच्छा। ये बदलाव को पकड़ते हैं। अच्छा। दूसरा है इफेक्टर्स। ये वो मांसपेशियां या ग्रंथियां हैं जो आदेश मिलने पर काम करती हैं, मतलब प्रतिक्रिया देती हैं। ठीक है। और इन दोनों को जोड़ने वाला है नर्वस टिश्यू, जो खास कोशिकाओं से बना है, जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन्स, हाँ, ये नाम तो सुना है। ये बड़े कमाल के सेल्स होते हैं शायद। संदेश कैसे ले जाते हैं? बिल्कुल। हाँ। न्यूरॉन ही वो बुनियादी इकाई है जो संदेश आगे बढ़ाती है। इसके भी अपने हिस्से हैं, जैसे डेंड्राइट जो सिग्नल को रिसीव करता है। डेंड्राइट? हाँ। फिर सेल बॉडी, जिसमें उसका केंद्रक न्यूक्लियस होता है। फिर एक लंबा सा धागा एक्सॉन, जो सिग्नल को दूर तक ले जाता है। ओके। और आखिर में एक्सॉन टर्मिनल, जहां से सिग्नल अगले न्यूरॉन को या फिर सीधे इफेक्टर यानी मांसपेशी या ग्रंथि को पास किया जाता है। और ये सिग्नल किस रूप में चलता है? कोई बिजली जैसा? हाँ, काफी हद तक। एक्सॉन पर ये एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, एक बिजली के सिग्नल की तरह दौड़ता है। लेकिन मजे की बात यह है कि जब एक न्यूरॉन से सिग्नल को अगले न्यूरॉन तक कूदना होता है, तो बीच में एक छोटी सी खाली जगह होती है, सिनेप्स। हाँ, सिनेप्स। वहां पर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक केमिकल सिग्नल में बदल जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर नाम के केमिकल निकलते हैं। अच्छा, केमिकल में? हाँ, वो केमिकल अगली कोशिका तक संदेश पहुंचाते हैं और फिर वहां वो वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन जाता है। मतलब बिजली से केमिकल, केमिकल से बिजली, और ये सब पलक झपकने से भी तेज होता है। कमाल है। और शायद इसी तेजी का एक बढ़िया उदाहरण है रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे वो गरम तवे वाला। बिल्कुल सही। प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन, ये एक तुरंत होने वाली, बिना सोचे समझे होने वाली प्रतिक्रिया है। रोशनी पड़ने पर आंख का झपक जाना या छींक आना, ये सब रिफ्लेक्स हैं। और इसमें खास बात क्या है? दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर रिफ्लेक्स एक्शन में फैसला दिमाग तक पहुंचने से पहले ही हो जाता है। इसे हमारी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, कंट्रोल करती है। ओह, तो मतलब दिमाग तक बात पहुंचती ही नहीं? पहुंचती है, लेकिन एक्शन पहले हो जाता है। इसका एक तय रास्ता है। कोई उत्तेजना हुई, रिसेप्टर ने उसे महसूस किया, सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड तक ले गया। स्पाइनल कॉर्ड ने तुरंत मोटर न्यूरॉन को आदेश दिया, वो आदेश इफेक्टर मांसपेशी तक गया और प्रतिक्रिया हो गई, जैसे हाथ हट गया। तो क्या हम दर्द महसूस होने से पहले ही हाथ हटा लेते हैं? हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। हाथ हटने का आदेश स्पाइनल कॉर्ड से फटाफट मिल जाता है। दर्द का एहसास वाला सिग्नल जब तक दिमाग तक पहुंचता है और प्रोसेस होता है, तब तक हाथ हट चुका होता है। ये शरीर का बचाव का तरीका है। कमाल की इंजीनियरिंग है भाई। लेकिन जाहिर है सारे फैसले तो स्पाइनल कॉर्ड नहीं लेता होगा। असली बॉस तो हमारा दिमाग ही है। बिल्कुल, मस्तिष्क की असली कमांड सेंटर है। ये हमारी खोपड़ी, स्कल के अंदर सुरक्षित रहता है और उसे अतिरिक्त सुरक्षा देती हैं कुछ झिल्लियां, जिन्हें मेनिंजेस कहते हैं, और एक तरल पदार्थ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड या CSF। अच्छा, और इसके मुख्य भाग कौन कौन से हैं? मोटे तौर पर 3 मुख्य भाग हैं। सबसे बड़ा हिस्सा है सेरेब्रम। ये हमारी सोच, याददाश्त, सीखना, भावनाएं और हमारी इच्छा से होने वाली क्रियाओं, जैसे चलना, बोलना, लिखना, इन सब को कंट्रोल करता है। यानी जो हमें हम बनाता है वो सेरिब्रम है एक तरह से। कह सकते हैं। फिर है सेरिबेलम।
ये थोड़ा पीछे की तरफ होता है और इसका मुख्य काम है शरीर का संतुलन बनाए रखना, पोस्चर कंट्रोल करना। जब हम साइकिल चलाते हैं या कोई बारीक काम करते हैं तो सेरिबेलम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अच्छा, और तीसरा? ये ब्रेनस्टेम का हिस्सा है और ये उन क्रियाओं को कंट्रोल करता है जो हमारी इच्छा के बिना चलती हैं, जैसे सांस लेना, दिल का धड़कना, ब्लड प्रेशर। ये बहुत ही जरूरी काम है। इन सब का तालमेल कैसे बैठता है? जैसे कोई फुटबॉल खेल रहा हो तो उस वक्त ये सब कैसे मिलकर काम करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, फुटबॉल खेलते समय आंखें रिसेप्टर बॉल को देखती हैं। ये जानकारी नर्व्स के जरिए दिमाग तक पहुंचती है, खासकर सेरिब्रम और सेरिबेलम तक। सेरिब्रम विश्लेषण करता है कि बॉल कहाँ है, कितनी दूर है, किधर जा रही है, और फैसला लेता है कि किक मारनी है। सेरिबेलम संतुलन और पैरों की मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करने में मदद करता है। ठीक। फिर दिमाग मोटर नर्व्स के जरिए पैरों की मांसपेशियों, इफेक्टर को संदेश भेजता है कि किस एंगल से कितनी जोर से किक मारनी है। ये सब कुछ सेकंड के हिस्सों में हो जाता है। यही समन्वय है, आंखों का देखना, दिमाग का सोचना और शरीर का हरकत करना, सब एक साथ। हाँ, समझ गया। बहुत बढ़िया। तो ये तो हुआ नर्वस सिस्टम। अब जरा दूसरे सिस्टम पर आते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। ये कैसे अलग है? एंडोक्राइन सिस्टम नर्वस सिस्टम की तरह बिजली के सिग्नल नहीं भेजता। ये केमिकल संदेश वाहकों का इस्तेमाल करता है, जिन्हें हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन्स? हाँ। ये हार्मोन्स खास ग्रंथियों, एंडोक्राइन ग्लैंड्स से निकलकर सीधे खून में मिल जाते हैं। खून के साथ ये पूरे शरीर में घूमते हैं और अपने खास टारगेट अंगों या कोशिकाओं तक पहुंचकर अपना असर दिखाते हैं। तो ये नर्वस सिस्टम से धीमा हुआ? हाँ, काफी धीमा होता है, क्योंकि हार्मोन को खून के साथ बहकर टारगेट तक पहुंचना होता है, लेकिन इसका असर अक्सर ज्यादा देर तक रहता है। कुछ मुख्य ग्रंथियां और उनके हार्मोन्स के बारे में बता सकती हैं? जरूर। एक तो है पिट्यूटरी ग्रंथि, जो दिमाग के नीचे होती है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि ये दूसरी कई ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। अच्छा। फिर गले में थायराइड ग्रंथि है, जो थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है। ये शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी होता है और इसके लिए आयोडीन चाहिए होता है। आयोडीन की कमी से घेंगा या गॉइटर नाम की बीमारी हो जाती है। हाँ, सुना है इसके बारे में। पेट के पास पैंक्रियाज है, जो इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। डायबिटीज में इसी का मसला होता है। फिर किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्रंथियां होती हैं, जो एड्रेनालिन हार्मोन छोड़ती हैं। इसे लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। ये हमें इमरजेंसी या तनाव की स्थिति के लिए तैयार करता है। दिल तेज धड़कने लगता है, सांस तेज हो जाती है। हाँ, परीक्षा के वक्त भी शायद यही होता है। बिल्कुल। फिर पुरुषों में टेस्टिस होते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं, और महिलाओं में ओवरीज होती हैं, जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बनाती हैं। ये लैंगिक विकास और प्रजनन के लिए जरूरी हार्मोन हैं। तो ये हार्मोन्स भी एक तरह का नियंत्रण और समन्वय ही कर रहे हैं, बस तरीका अलग है। एकदम सही। अब एक सवाल पौधों के बारे में। उनमें तो नर्वस सिस्टम नहीं होता, तो क्या वो प्रतिक्रिया नहीं करते, या करते हैं तो कैसे? हाँ, पौधे भी प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन उनका तरीका अलग है। वो नर्वस सिस्टम की जगह हार्मोन्स और पानी के दबाव में बदलाव का इस्तेमाल करते हैं, और उनकी प्रतिक्रियाएं आमतौर पर धीमी होती हैं। अच्छा, किस तरह की प्रतिक्रियाएं? 2 तरह की गतियां मुख्य रूप से दिखती हैं। एक होती है ट्रोपिक मूवमेंट, जो किसी बाहरी उत्तेजना की दिशा पर निर्भर करती है, जैसे तने का हमेशा रोशनी की तरफ मुड़ना। इसे फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। फोटोट्रोपिज्म? हाँ। या जड़ों का पानी की तरफ बढ़ना? हाइड्रोट्रोपिज्म, या गुरुत्वाकर्षण की दिशा में बढ़ना, जियोट्रोपिज्म। ये तो दिशा वाली हो गई। और दूसरी कौन सी? दूसरी होती है नास्टिक मूवमेंट। ये दिशा पर निर्भर नहीं करती, बस उत्तेजना होने पर होती है। सबसे अच्छा उदाहरण है छुई-मुई का पौधा। हाँ, मिमोसा प्यूडिका। बिल्कुल। उसे छूते ही पत्तियां मुरझा जाती हैं। ये पानी के दबाव में अचानक बदलाव के कारण होता है। ये नास्टिक मूवमेंट है। तो पौधों के भी अपने हार्मोन्स होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। उन्हें फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। इनके भी अलग अलग काम है। जैसे ऑक्सिन है, जो कोशिकाओं को लंबा होने में मदद करता है, खासकर तने के सिरे पर। ओके। जिब्रेलिन है, जो तने की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। साइटोकाइनिन है, जो कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, यानी पौधे की ग्रोथ में मदद करता है। और कोई? एक है एब्सिसिक एसिड। ये बाकी हार्मोन से थोड़ा अलग है। ये ग्रोथ को रोकता है, जैसे पत्तियों के गिरने या बीजों के सुप्त अवस्था में जाने में इसका रोल होता है। और वो जो फल पकते हैं? हाँ, उसके लिए एथिलीन नाम का हार्मोन है।
ये गैस के रूप में होता है और फलों को पकाने में मदद करता है। तो देखिए, बिना नसों और दिमाग के भी पौधों में कितना गजब का नियंत्रण और समन्वय है। सच में कमाल है। तो हमने आज देखा कि कैसे जीवों में, चाहे वो हम इंसान हों या पौधे, नियंत्रण और समन्वय होता है। नर्वस सिस्टम की बिजली जैसी तेजी से लेकर पौधों की धीमी, सोची समझी रासायनिक प्रतिक्रियाओं तक। बिल्कुल, सब कुछ कितना व्यवस्थित है। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल भी दिमाग में आता है। क्या? यही कि हमारा शरीर हो या ये पौधे, ये बिना किसी सचेत निर्णय या इरादे के इतना जटिल और सटीक तालमेल कैसे बिठा लेते हैं? क्या नियंत्रण के लिए वो चीज जरूरी है जिसे हम चेतना या कॉन्शियसनेस कहते हैं, या फिर ये सब प्रकृति की एक बेहद उन्नत ऑटोमेटिक जैविक प्रोग्रामिंग का ही नतीजा है? सोचने वाली बात है। क्या ये सब बस प्रोग्राम्ड है या इसके पीछे कोई और बात है? इस पर विचार करना वाकई रोचक होगा।